हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी नॉन स्टॉप चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग जीके जीएस के 30 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। और ये सभी क्वेश्चंस प्रीवियस एग्जाम से कई बार पूछे जा चुके हैं, तो सारे ही क्वेश्चंस बेहद महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए? तो दोस्तों, सोने के सबसे ज़्यादा सिक्के किस काल में जारी किए गए? तो इसका राइट आंसर होगा गुप्त काल। गुप्त काल में सबसे अधिक सोने के सिक्के जारी किए गए थे। गुप्त काल की बात करते हैं तो गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे श्रीगुप्त। श्रीगुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना की थी और इसको भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहते हैं। गुप्त काल में सोने के सिक्कों को क्या कहा जाता था? तो गुप्त काल में सोने के सिक्कों को क्या कहते थे? दीनार। चांदी के सिक्कों को क्या कहते थे? रूप्यक। और तांबे के सिक्कों को क्या कहते थे? तो तांबे के सिक्कों को कहते थे कौड़ी। क्वेश्चन आता है, शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलवाए थे? तो शुद्ध सोने के सिक्के चलवाए थे कनिष्क ने। कनिष्क जो कि कुषाण वंश का शासक था, तो इसने जो है शुद्ध सोने के सिक्के चलवाए थे। फिर दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्त तुकाराम किस मुगल सम्राट के समकालीन थे? तो भक्त तुकाराम ये किस मुगल सम्राट के समकालीन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जहांगीर। जहांगीर के समकालीन थे। जहांगीर का शासनकाल कब से कब तक था? तो 1605 से 1627 तक जो है जहांगीर का शासनकाल था। और क्वेश्चन आता है, जहांगीर की जो आत्मकथा है तुजुक ए जहांगीरी, ये जहांगीर की आत्मकथा है। इसको इन्होंने पूरा नहीं कर पाए थे। पूरा किसने किया था? तो जहांगीर की जो आत्मकथा है, जिसको जहांगीर ने लिखा था, लेकिन इसको पूरा नहीं किया था। इसको पूरा किया था मौत बिंद खां ने। किसने? मौत बिंद खां ने इसको पूरा किया था। और तुकाराम ये कहाँ के संत थे? तो ये महाराष्ट्र के संत थे। इनके गुरु का क्या नाम था? तो इनके गुरु थे गुरु चैतन्य, बाबा चैतन्य इनके गुरु थे। फिर दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, किसके शासन काल में ब्लैक होल दुर्घटना घटी थी? तो ब्लैक होल घटना ये जो है किसके शासनकाल के दौरान घटी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला जो कि बंगाल का नवाब था, और ये घटना भी बंगाल की है। ऐसा माना जाता है कि बंगाल के नवाब जो सिराजुद्दौला थे, इन्होंने 146 अंग्रेज बंदियों को 18 बाई 14 फुट के कमरे में 20 जून 1756 को 20 जून 1756 को बंद कर दिया था। और 3 दिन बाद 23 जून को जब कमरा खोला गया, तो उसमें से केवल 23 लोग जिंदा बचे थे। तो इसी घटना को जो है ब्लैक होल घटना के नाम से जाना जाता है। जिंदा रहने वालों में एक हॉलवेल नाम का अंग्रेज था, वही जो है इस घटना को ब्लैक होल का नाम देता है और इस घटना के बारे में बताता है। तो ब्लैक होल नाम की घटना के बारे में किसने जिक्र किया था? तो हॉलवेल ने बताया था और इस घटना को ब्लैक होल का नाम दिया था। और ये किसके समय पे घटित हुई थी? तो सिराजुद्दौला के समय पर घटित हुई थी। तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, टॉमस मुनरो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित हैं? तो टॉमस मुनरो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रैयतवाड़ी बंदोबस्त। रैयतवाड़ी बंदोबस्त जो कि टैक्स वसूल करने का एक सिस्टम था, तो ये जो है टॉमस मुनरो ने इसको लागू किया था। इसके जनक थे टॉमस मुनरो। और दोस्तों, रैयत का मतलब क्या होता है? रैयत का मतलब होता है किसान। तो ये जो है किसानों से डायरेक्ट कर इसमें वसूला जाता था। अगर हम बात करते हैं स्थायी बंदोबस्त की, तो इसके जनक कौन थे? तो इसके जनक थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस इसके जनक थे। और इन्होंने स्थायी बंदोबस्त, जिसको जमींदारी व्यवस्था भी कहते हैं, तो इसमें जो है गांव का जमींदार होता था, तो उसके द्वारा टैक्स वसूला जाता था। महालवाड़ी बंदोबस्त, महाल का मतलब होता है गांव, तो उसमें गांव का जो प्रधान होता था या कोई भी मुखिया, उसके द्वारा जो है टैक्स वसूला जाता था, तो इसको महालवाड़ी बंदोबस्त कहते हैं। और इसके जनक कौन थे? तो इसके जनक थे हॉल्ट मैकेंजी। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? टॉमस मुनरो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित थे? तो ये रैयतवाड़ी बंदोबस्त से संबंधित थे। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के संदर्भ में किसने कहा था ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति? ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति, ये कहा गया था किसके द्वारा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने कहा था ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति। 1857 की क्रांति की बात करते हैं, तो क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? 10 मई 1857 से हुई थी, मेरठ से। और दोस्तों, इसका अलग अलग जगह से अलग अलग लोगों ने नेतृत्व किया था। तो अगर पूछा जाए लखनऊ से किसने किया था, तो लखनऊ से किया था बेगम हजरत महल ने।
इलाहाबाद से किसने किया था? लियाकत अली ने किया था। झांसी से किसने किया था? तो झांसी से नेतृत्व किया था रानी लक्ष्मीबाई ने। फैजाबाद से किसने किया था? अहमद उल्लाह ने। कानपुर से किसने किया था? तो कानपुर से किया था नाना साहेब और तात्या टोपे ने। और बिहार से किसने किया था? तो बिहार से कुंवर सिंह। बरेली से किसने किया था? बरेली से खान बहादुर खान ने किया था। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो अगर हम बात करते हैं भारत छोड़ो आंदोलन की, तो इसकी शुरुआत जो है महात्मा गांधी के नेतृत्व में 9 अगस्त 1942 से हुई थी। और इसी समय जो है महात्मा गांधी जी ने करो या मारो का नारा दिया था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। और इसके दौरान इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? चर्चिल, विंस्टन चर्चिल जो है, जिसने गांधी जी को नंगा फकीर कहा था, तो वही जो है भारत छोड़ो आंदोलन के समय क्या था? इंग्लैंड का प्रधानमंत्री। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि उस समय भारत का वायसराय कौन था, तो उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड लिनलिथगो जो है उस समय भारत का वायसराय था। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो यहाँ पे बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। इसके अलावा ये संघ संविधान समिति के अध्यक्ष भी थे नेहरू जी। और अगर हम बात करते हैं सरदार पटेल जी की, तो सरदार पटेल जी ये मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष थे। और इसके अलावा प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल जी। भीमराव अंबेडकर जी की बात करते हैं तो ये जो है प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। राजेंद्र प्रसाद जी की बात करते हैं तो ये नियम और प्रक्रिया समिति के अध्यक्ष थे। और इसके अलावा संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद जी। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? तो नीति निर्देशक तत्वों की बात करते हैं तो ये जो है आयरलैंड के संविधान से प्रेरित हैं। और ये किस भाग में है? तो संविधान के ये भाग 4 में है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट आंसर जाएगा, भाग 4 में है। और अनुच्छेद 36 से लेकर के अनुच्छेद 51 तक जो है इनका वर्णन है। अगर हम बात करते हैं भारतीय संविधान की, तो इसमें कितने भाग हैं? तो वर्तमान में 25 भाग हैं। मूल संविधान में 22 भाग थे, 3 बाद में जोड़े गए हैं। तो वर्तमान में कितने भाग हैं? 25 भाग हैं। और भाग 3 में क्या है? तो भाग 3 में मूल अधिकार दिए गए हैं। मूल अधिकार जो है अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक है। भाग 2 में क्या है? तो भाग 2 में नागरिकता संबंधी प्रावधान है, अनुच्छेद 5 से लेकर के अनुच्छेद 11 तक। भाग 9 में क्या है? तो भाग 9 में पंचायत से संबंधित प्रावधान है, अनुच्छेद 243 से लेकर के 243 ओ तक। और अगर हम बात करते हैं पंचायत तो हो गया भाग 9 में, नगर पालिकाओं की बात करते हैं तो नगर पालिकाएं, इनका प्रावधान है भाग 9 ए में और अनुच्छेद 243 पी से लेकर के 243 जेड जी तक। तो दोस्तों यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख कहाँ पे है? भाग 4 में। फिर अगला है, अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 356 इसका संबंध है राष्ट्रपति शासन से। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, राष्ट्रपति शासन। अनुच्छेद 352 जो होता है ये होता है राष्ट्रीय आपातकाल से। उसके बाद 4 इसमें जोड़ेंगे तो 356 हो जाएगा। 356 ये राष्ट्रपति शासन से, राज्यों में राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। और इसमें 4 जोड़ेंगे तो 360 हो जाएगा। ये जो है वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। तो ये तीनों आप याद रखेंगे। अगर पूछा जाए सबसे अधिक बार राष्ट्रपति शासन जो है कहाँ पे लगा है, तो सबसे अधिक बार यूपी में लगा है 10 बार। और सबसे ज़्यादा समय तक कहाँ लगा रहा है? तो पंजाब में सबसे ज़्यादा समय तक जो है ये लगा रहा है। फिर दोस्तों अगर पूछा जाए कि राष्ट्रीय आपात भारत में कितने बार लगा है, तो राष्ट्रीय आपात लगा है 3 बार। एक बार 1962 में, एक बार 1971 में और एक बार 1975 में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता? दिया गया है निर्वाचन के दौरान, आपातकाल के दौरान, युद्ध के दौरान या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी। निर्वाचन के दौरान या जो है आपातकाल के दौरान या युद्ध के दौरान किसी भी स्थिति में भारतीय नागरिकता से किसी नागरिक को वंचित नहीं किया जा सकता। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नागरिकता की बात करते हैं तो इसका मैंने आपको बताया भाग 2 में इसका उल्लेख है, अनुच्छेद 5 से लेकर के अनुच्छेद 11 तक। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, कौन व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है?
तो यहाँ पे ऑप्शन है बंदी प्रत्यक्षीकरण, उत्प्रेषण, प्रतिषेध या परमादेश। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण जिसको हैवियस कार्पस के नाम से जानते हैं। तो ये क्या है, तो हमारा जो संविधान है इसमें मूल अधिकार दिए गए हैं अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक। तो मूल अधिकारों को संरक्षण के लिए, नागरिकों के मूल अधिकारों का हनन न हो, तो उसके लिए जो हमारा उच्चतम न्यायालय है अनुच्छेद 32 के तहत 5 तरह की रिटें जारी करता है। तो इसमें से यहाँ पे 4 दी गई हैं। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसके अंतर्गत जो है अगर किसी व्यक्ति को अवैध तरीके से बंदी बनाया गया है तो उसके लिए जो है सुप्रीम कोर्ट जारी करता है बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट। इसके अलावा जो है उत्प्रेषण, प्रतिषेध और परमादेश, और इसके अलावा एक और होता है अधिकार परीक्षा। तो ये जो है 5 तरह के रिटें सुप्रीम कोर्ट जारी करता है अनुच्छेद 32 के अंतर्गत। और जो उच्च न्यायालय होता है, उच्च न्यायालय किसके अंतर्गत रिटें जारी करता है, तो उच्च न्यायालय जो है अनुच्छेद 226 के अंतर्गत 5 तरह की रिटें जारी करता है। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है। तो राष्ट्रपति की बात करते हैं। राष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद के अंतर्गत है, तो अनुच्छेद 52 के अंतर्गत है राष्ट्रपति का पद। और अनुच्छेद 54 ये राष्ट्रपति के निर्वाचन की व्यवस्था के बारे में है। और राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात करते हैं तो इसका जो निर्वाचन होता है अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। और निर्वाचन मंडल में कौन कौन लोग होते हैं, तो निर्वाचन जो मंडल होता है राष्ट्रपति का, इसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होते हैं। यानी लोकसभा के और राज्यसभा के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होते हैं, मनोनीत सदस्य नहीं होते हैं। और इसके अलावा विधानसभा के भी निर्वाचित सदस्य होते हैं, विधानसभा के। और इसके अलावा संघ राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं। तो संघ राज्यों में विधानसभा केवल पुडुचेरी और दिल्ली में है, तो वहाँ के भी निर्वाचित सदस्य होते हैं, मनोनीत सदस्य नहीं होते हैं। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में विधान परिषद के सदस्य नहीं होते। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई। तो भारतीय जीवन बीमा निगम LIC इसकी स्थापना कब हुई, तो 1956। 1 सितंबर 1956 को जो है भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना हुई थी। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 1956। LIC का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो हेडक्वार्टर इसका है मुंबई में। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको ब्लैक गोल्ड कहा जाता है। तो ब्लैक गोल्ड काला सोना किसको कहा जाता है, काला सोना कहा जाता है कोयला को। यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा कोयला। और अगर पूछा जाए विश्व में कोयला उत्पादन में नंबर 1 कौन है, तो कोयला का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है चीन। और अगर भारत में पूछा जाए भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है कोयले का, तो वर्तमान में जो है भारत में, पहले झारखंड हुआ करता था, अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ जो है कोयले का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। छत्तीसगढ़ में कोयला के प्रमुख क्षेत्र की बात करें तो कोरबा और विश्रामपुर, सोनहट, ये सब जो है छत्तीसगढ़ में कोयला के प्रमुख क्षेत्र हैं। और झारखंड में झरिया, आप याद रखेंगे, झरिया जो है झारखंड में कोयला के लिए काफ़ी फेमस है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ था। तो ऑपरेशन फ्लड इसको श्वेत क्रांति के नाम से भी जानते हैं। तो इसके जनक कौन थे श्वेत क्रांति के, तो इसके जनक थे वर्गीज कुरियन। और ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ था, तो इसका प्रारंभ हुआ था 1970 में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1970। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पृथ्वी के सतह पर भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर के बिंदु को क्या कहा जाता है। तो पृथ्वी मान लीजिए ये है, तो जहाँ से भूकंप उठता है, पृथ्वी के अंदर जहाँ से भूकंप उठता है उस बिंदु को क्या कहते हैं, उस बिंदु को कहते हैं फोकस या भूकंप मूल या भूकंप केंद्र कहते हैं। और इसके ठीक ऊपर पृथ्वी की सतह पर, पृथ्वी की सतह पर इसके ठीक ऊपर वाले बिंदु को यहाँ पे क्या कहेंगे, इसको कहते हैं उत्केंद्र या एपी सेंटर कहते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी उत्केंद्र या एपी सेंटर। भूकंप मापने का जो यंत्र होता है उसको क्या कहते हैं, तो भूकंप मापने का यंत्र जो होता है उसको कहते हैं सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ कहते हैं भूकंप मापने का यंत्र। और दोस्तों भूकंप की तीव्रता किस स्केल पर मापी जाती है, तो भूकंप की तीव्रता मापी जाती है रिक्टर स्केल पर। क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे अधिक विनाश जो है कौन सी तरंगे करती हैं, तो भूकंप में जो है 3 तरह की तरंगे होती हैं, पी तरंगे और एस तरंगे, प्राइमरी वेव्स, सेकेंडरी वेव्स, और इसके अलावा एल तरंगे होती हैं जिसको लव वेव्स कहते हैं। तो सबसे अधिक घातक कौन सी तरंगे होती हैं, एल तरंगे। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है,
विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंधित है? तो विक्टोरिया जलप्रपात की बात करते हैं तो ये है जैम्बेजी नदी पर। जैम्बेजी नदी जो कि अफ्रीका में बहती है, तो इसी पर है विक्टोरिया जलप्रपात। अगर हम बात करते हैं कोरोनी की, तो कोरोनी नदी, इस पर कौन सा जलप्रपात है? तो इस पर जो है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? एंजिल जलप्रपात, जो कि वेनेजुएला में है। तो ये जलप्रपात किस पर है? कोरोनी नदी पर है। स्टैनली जलप्रपात ये है कॉन्गो नदी पर। और सेंट लॉरेंस नदी, इस पर है नियाग्रा जलप्रपात। नियाग्रा जलप्रपात जो कि नॉर्थ अमेरिका में है, तो ये किस नदी पर है? सेंट लॉरेंस नदी पर। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, दक्षिणी कैलिफोर्निया में कौन सा मरुस्थल फैला हुआ है? तो यहाँ पे दिए गए सोनोरोन, मोजेव, काइजिलकुम और पेरू। तो दक्षिणी कैलिफोर्निया में कौन सा मरुस्थल फैला हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोजेव। मोजेव ये दक्षिणी कैलिफोर्निया में फैला हुआ है। अगर हम बात करते हैं सोनोरोन मरुस्थल की, तो ये जो है कहाँ पे है? तो ये यूएसए और मेक्सिको में फैला हुआ है। और काइजिलकुम की बात करते हैं तो काइजिलकुम मरुस्थल ये कहाँ पे है? तो ये कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान में फैला हुआ है। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, रेनेल जलधारा किस महासागर की जलधारा है? तो रेनेल जलधारा की बात करते हैं तो ये जो है एक गर्म जलधारा है। और ये किस महासागर की जलधारा है? तो ये है अटलांटिक महासागर की जलधारा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, अटलांटिक महासागर की। और अगर हम गर्म जलधारा की बात करते हैं तो इसके अलावा जो है कुरोशियो, अलास्का, एल नीनो और सुसीमा, ब्राज़ील और फ्लोरिडा और गल्फ और अगुलहास, ये जो है कुछ प्रमुख गर्म जलधाराएं हैं, तो इनको भी आप याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, भारत के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से कौन सी हैं? तो भारत के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित पहाड़ियाँ हैं कार्डेमम पहाड़ियाँ। कार्डेमम पहाड़ियाँ, कार्डेमम जिसका मतलब होता है इलायची। तो इलायची की जो पहाड़ियाँ हैं ये कहाँ पे हैं? ये केरल में है और ये भारत के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित हैं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, कार्डेमम। नीलगिरी की बात करते हैं तो नीलगिरी की पहाड़ियाँ ये जो है कहाँ फैली हैं? तो ये तमिलनाडु में है। और अगर हम इसकी सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो इसकी सबसे ऊंची चोटी है नीलगिरी की डोडा बेटा, ये जो है नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। अगर पूछा जाए दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुड़ी, जो कि अन्नामलाई पहाड़ियों में है। यहाँ पे अन्नामलाई पहाड़ियों में है अनाईमुड़ी चोटी, जो कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। और अन्नामलाई पहाड़ियाँ कहाँ पे है? तो ये है तमिलनाडु में। और पालनी पहाड़ियों की बात करते हैं तो पालनी पहाड़ियाँ कहाँ पे हैं? ये भी तमिलनाडु में। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, तुजू दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? तो तुजू दर्रा जो कि मणिपुर में है, और ये जो है भारत को किस देश से जोड़ता है? तो ये म्यांमार से जोड़ता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है म्यांमार। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पनिहारी लोक नृत्य कहाँ प्रचलित है? तो पनिहारी लोक नृत्य की बात करते हैं तो ये जो है गुजरात का है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, गुजरात। इसके अलावा गुजरात के जो है लोक नृत्यों की बात करते हैं तो गरबा ये जो है गुजरात का है, डांडिया, और इसके अलावा भवई और टिप्पाणी और पधार, ये जो है गुजरात के कुछ प्रमुख लोक नृत्य हैं। फिर अगला है दोस्तों, मार्तंड सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो मार्तंड सूर्य मंदिर की बात करते हैं तो ये कहाँ पे है? ये है जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। भारत में जो है कई सूर्य मंदिर हैं, तो इसमें जो है एक तो उड़ीसा का आपको पता होगा कोणार्क का सूर्य मंदिर, जिसको ब्लैक पैगोडा के नाम से जानते हैं, तो ये जो है कहाँ पे है? उड़ीसा में है। और गुजरात में जो है कौन सा है? तो गुजरात में मोढेरा का सूर्य मंदिर कहाँ पे है? गुजरात में है। और उत्तराखंड में भी एक सूर्य मंदिर है जिसको कहते हैं कटारमल का सूर्य मंदिर। कटारमल का सूर्य मंदिर कहाँ पे है? उत्तराखंड में। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान यह है इज्जतनगर, बरेली में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर जाएगा, इज्जतनगर, जो कि कहाँ पे है? बरेली में। इसके अलावा इज्जतनगर में एक और संस्थान है केंद्रीय पक्षी शोध संस्थान, ये भी कहाँ पे है? इज्जतनगर, बरेली में। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, सूर्य का ताप किसके द्वारा मापा जाता है? तो सूर्य का ताप मापा जाता है किसके द्वारा? पायरोमीटर तापमापी के द्वारा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, पायरोमीटर तापमापी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो स्टेथोस्कोप ये जो है डॉक्टर लोग यूज़ करते हैं, जो आपने देखा होगा जिसको आला बोलते हैं,
हृदय की धड़कन सुनने के लिए जो है डॉक्टर्स इसका यूज़ करते हैं। तो ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये जो है परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, परावर्तन, ध्वनि के परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है? तो यहाँ पे दिए गए एस्टेटिन, फ्रांसियम, ट्राइटियम, ये सभी जो है रेडियो एक्टिव तत्व हैं। जर्कोनियम ये रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, जर्कोनियम। फिर अगला है, आपुष्पी पादपों को कहाँ रखा गया है? आपुष्पी पादप यानी जो बिना फूल वाले पौधे होते हैं उनको किस में रखा गया है? तो उनको रखा गया है क्रिप्टोगैम्स में। तो यहाँ पे ए ऑप्शन इसका राइट आंसर आएगा, क्रिप्टोगैम्स। और जो फूल वाले पौधे होते हैं उनको किस में रखा गया है? तो उनको रखा गया है फेनोरोगैम्स में। और इसके अलावा ब्रायोफाइट्स, तो ब्रायोफाइट्स इनको जो है पादप जगत के उभयचर भी कहा जाता है। तो ये भी आप याद रखेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेक्राइमल ग्रंथियाँ स्रावित करती हैं। तो लेक्राइमल ग्रंथियाँ ये जो है हमारी आंखों में पाई जाती हैं और ये क्या स्रावित करती हैं? तो ये जो है आंसू जो हमारे आते हैं ये इन्हीं ग्रंथियों से आते हैं। किससे? लेक्राइमल ग्रंथियों से। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, आंसू। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, टी, पुट व कैडी आदि शब्दावलियाँ किस खेल से संबंधित है? तो अगर हम बात करते हैं टी और पुट और कैडी, ये जो शब्दावलियाँ हैं ये गोल्फ से संबंधित है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, गोल्फ। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों अगर आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि अगला वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।